सेकेंड यूनिट फर्स्ट पैम्फलेट जो दिया था वो है। इसमें सेक्टोरल परफॉर्मेंस है ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पहले तो मीनिंग, सबसे इजी पार्ट यही है पूरे सिलेबस के अंदर। इसमें मीनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद में प्लेस, रोल, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस लिखा है। राइट। अब सबसे पहले मीनिंग देखें। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज यानी उसके साथ जुड़ी हुई बाकी सारी एक्टिविटीज, जिसमें फॉरेस्ट्री यानी जंगल, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, वो सब आता है। अब इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहला ऑक्यूपेशन है दुनिया में। जब भी कोई भी बिजनेस या तो कोई भी तरह की एक्टिविटी शुरू हुई तो सबसे पहली एक्टिविटी किसकी शुरू हुई, प्राइमरी सेक्टर में। और ये सर्वाइवल यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है यानी कुदरत का यूज़ किया जाता है। और इसका प्रोडक्शन कुदरत पे यानी नेचर पे डिपेंड करता है। और ये बाकी सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसका होना बाकी सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। अब सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो वो इंडस्ट्री या तो मैन्युफैक्चरिंग है। और इसको सेकेंडरी सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यहाँ से यानी प्राइमरी सेक्टर से इनपुट को यूज़ करेंगे यानी रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। और उसके बाद में लोगों के लिए चीज़ें बनाएंगे। जबकि टर्शरी सेक्टर में बैंकिंग यानी सर्विस आती है उसके अंदर। सब तरह की सर्विस जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन आता है। उसको सर्विस सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बेसिक सर्विस देते हैं जिसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर चल ही नहीं सकता। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाने का काम करे। और इससे ये दोनों सेक्टर की प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन करने की ताकत उनकी बढ़ती है। इट मेक्स द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी मोर एफिशिएंट। इससे इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। अब कंपोनेंट इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी मुर्गी फार्म, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यानी एनिमल हस्बेंड्री उसी के अंदर आ गया, दूध का बिजनेस आता है। फिर फिशरीज यानी मच्छी, फ्लोरिकल्चर, फूल बेचना, हॉर्टिकल्चर यानी गार्डनिंग, इसमें साग भाजी भी आ जाती है। सेरिकल्चर जिसके अंदर आता है ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स यानी रेशम ना कीड़ा उछेरवा। अब कंपोनेंट इसमें क्या आते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में एक तो मैन्युफैक्चरिंग जिसमें रजिस्टर हो या नॉन रजिस्टर यानी कंपनी हो या फिर कोई सादा प्रोडक्शन यूनिट हो जो सोल प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप में चलता हो। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल सब आ गया उसके अंदर। इसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्वच्छता। और इसके बाद में कंपोनेंट की बात करें तो ये तीसरे में यानी टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन जिसमें रेलवे, रोड, एयर आता है, कम्युनिकेशन और स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ और एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी सब तरह की सर्विस इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इम्पोर्टेंस देखो तो ये एकदम सीधा सा क्वेश्चन, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे शुगर के लिए शुगर केन, कॉटन बिजनेस के लिए कॉटन प्रोवाइड करना। फिर इट प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल इन अदर सेक्टर्स, लोगों को खाना मिलता है। और उसके बाद में जो मेजर पॉपुलेशन उसकी इनकम यहीं से आती है। और यहाँ से जो इनकम आती है उससे उसके ज़रिए से इंडस्ट्रियल गुड्स के जो चीज़ है वो खरीदी जाती है। इट यूजेज इनपुट्स फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैक्टर और अदर गुड्स आते हैं। यानी वो सेकेंडरी सेक्टर से बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो। फिर ये प्राइमरी सोर्स है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल फॉर्मेशन मूडी सर्जन, सेविंग्स बचत यहाँ से होती है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से होता है। 17% कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है। जबकि पॉपुलेशन 43.86% इसमें से एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। फिर रेलेवेंस यहाँ पे बात करें दूसरी सेकेंडरी सेक्टर की, तो इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एग्री टूल्स एंड एग्री मशीनरी, ये सब इनपुट है इसके। जो प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर के इनपुट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में से ये सब चीज़ें बनती है, वो प्राइमरी सेक्टर यानी खेती में काम लगती है। फिर साथ में प्रोसेसिंग करने में मदद करती है प्राइमरी सेक्टर को। और जैसे ट्रैक्टर वगैरह कहाँ से आएगा। फिर इट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स टू टर्शरी सेक्टर जैसे बस, इंजन और अदर इक्विपमेंट। फिर इट हेल्प्स आर कंट्री टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट, टू रिड्यूस आर इम्पोर्ट एंड टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट में है ना, इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़े वो ज़्यादा अच्छा है।
और हम नॉर्मली इंपोर्ट भी वही चीज़ों को करते हैं, लेकिन अगर वो इंडिया में बनने लगे तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रेज होता है, नहीं बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स अबाउट 31% ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का 31% यहाँ से आता है, 24.69% एम्प्लॉयमेंट का यहाँ से मिलता है आपको। फिर टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विस आती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस आता है। साथ में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को और वर्कर्स को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। फिर ये दूसरी सर्विस जैसे कि क्रेडिट यानी लोन देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, स्किल यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ सर्विस, ये सब। तो बाकी तीन सेक्टर यानी मतलब टर्शरी सेक्टर खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कनेक्टिंग लिंक प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की गुड्स को सेकेंडरी तक और सेकेंडरी के गुड्स को प्राइमरी तक पहुंचाने का काम, जैसे आगे बताया, ट्रांसपोर्टेशन के किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा बैंकिंग से, सेफ्टी रखी जाएगी इंश्योरेंस से, गुड्स को संभाल के रखे जाएंगे वेयर हाउसिंग में, इसलिए। और नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा हिस्सा 53.66% किसका आता है? ये टर्शरी सेक्टर का, टर्शरी यानी थर्ड। और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 31.46-45% पॉपुलेशन को। अब हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रखता है, इसीलिए इंटरडिपेंडेंस बोला जाता है, यानी परस्पर निर्भरता। Dependence on each other to fulfill each other's needs and wants. Every sector helps the other sectors for their development and also get help from them. A primary sector provides raw materials to secondary sector. Primary sector सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है जो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। एंड इट ऑल्सो सप्लाइज इनपुट्स टू प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर को ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड्स, वो सब भी कहाँ से मिलता है? इसी जगह से मिलता है। तो टर्शरी सेक्टर ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, टू गेट गुड क्रॉप्स हमको ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी खातर, थ्रेशर यानी क्रॉप्स को कट करने के मशीन्स होते हैं, वो पंप सेट की ज़रूरत पड़ती है पानी निकालने के लिए। अब ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फार्मर को क्रेडिट की यानी लोन की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। और प्रोडक्शन मार्केट तक बेचना है, भेजना भी है उसको, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए हम अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कौन सप्लाई करता है? सेकेंडरी सेक्टर। ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये पॉसिबल नहीं है फॉर एनी सेक्टर टू वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ अदर सेक्टर। अब इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होती है, जैसे मिल्क प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उसको डेयरी इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उसमें से चीज़ बनाता है, ये फॉरवर्ड हुआ, यानी एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाया गया। और ट्रैक्टर जो है वो प्रोडक्ट है सेकेंडरी सेक्टर का, लेकिन उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, मतलब बनाता है सेकेंडरी सेक्टर, यूज़ होता है फर्स्ट सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में, तो इसको बैकवर्ड लिंकेज बोलेंगे। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट है। अब चॉकलेट का एग्जाम्पल अपने नहीं देखना है। अब देखो चेंजेस आया ये। एग्जामिन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस 1951। ये सब डेटा है, देखो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, अपने तो लास्ट वाला देखना है। पहला और लास्ट वाला अगर याद रखो मोर देन इनफ है, कि शुरुआत में 41% था टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, अब उल्टा यानी 14% हो गया। आप अगर पॉइंट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, आपको याद रखना है खाली मेन जो फिगर है ना वो। फिर ये 20 यानी 21%, और अभी 27% के आसपास हो गया, 32 का 49% हुआ। अब ये जो पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस दिया है वो सब याद हो ही नहीं सकता है, इसलिए अपने उसके अंदर खाली इतना देखेंगे कि प्लानिंग पीरियड, इस सेकेंड वाला याद रखना है कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड रैपिड डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर में। इससे प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है ना वो कम होता गया और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का शेयर बढ़ता गया। इसके साथ में हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। अब उसके पीछे के कारण क्या है? देखो ये एमसीक्यू है आपका, टर्शरी सेक्टर इज कंसिडर्ड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ये आपका एमसीक्यू है।
टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होता है। और सिंस इंडिपेंडेंस सेकेंडरी सेक्टर नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, पर वो टर्शियरी सेक्टर से कम ही था अभी भी। बट द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर वो हमेशा हाई रहा। उसके पीछे का कारण एक तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, टूरिज्म डेवलप होना, इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस इन इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा यूज होने लगी इसकी वजह से। अब एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन वैसा ही 1991 के अंदर 63% लोग थे जो प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंस रखते थे, अभी 44% के आसपास हो गए। सेम सेकेंडरी में 15 से 25 हुआ, 22 से 31 हुआ। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू एम्प्लॉयमेंट वाज अबाउट 2/3। कब की बात करें? 1991 की बात करें। लेकिन वो डिक्लाइन होता गया, और ये डिक्लाइन बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और हम ऐसा मान सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरे सेक्टर में बहुत कम है, खास करके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बहुत कम है। अब इसमें ड्यूरिंग 1991-2000 टर्शियरी सेक्टर, अच्छा, टर्शियरी सेक्टर, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट था वो 22% इंक्रीज हुआ, 22% से 27%, अभी 32% हुआ। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसके पीछे के कारण ये पांचवा जो है वो आपको याद रखना है कि पहली बात तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का फास्ट बढ़ना। दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट ना मिलना, यानी इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन यानी इकोनॉमी एक से ज़्यादा जगह पे जॉब ढूंढने के लिए एनकरेज नहीं करती लोगों को। यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रही है। एंड निगलेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, और जो छोटी इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट बराबर से नहीं हो रहा है। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी घर घर की जो इंडस्ट्रीज होती है, या तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से जो इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, उन सब का डेवलपमेंट ना हो। अब इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड उसके कंपोजिशन में क्या चेंज आया वो देखना है। द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड indicate the items which are exported and the items which are imported by a country. It shows that whether a country is developed country or developing. यानी इससे ये पता चलता है कि एक्सपोर्ट अगर है ना प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हो ना और रॉ मटेरियल का हो, तो ये अंडर डेवलप कंट्री है। लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट करे फिनिश गुड्स का और सेकेंडरी सेक्टर के या तो सर्विस सेक्टर के गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करे, तो उसको डेवलप कंट्री बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो चेंजेस इन कंपोजिशन। तो फॉर्मली हम ट्रेडिशनल गुड्स यानी एग्रीकल्चर और प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। एट दैट टाइम शेयर ऑफ दीज गुड्स 70% थे टोटल एक्सपोर्ट में। बट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड रैपिड डेवलपमेंट हुआ एक्सपोर्टिंग, यानी उसमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से एक्सपोर्ट बढ़ाया। So there was a change. There were changes in the pattern of our export. Now we are exporting a variety of industrial goods in addition to traditional goods. तो हम एग्रीकल्चर और रिलाइड प्रोडक्ट्स को, इसमें क्या क्या आता है ये आपको एमसीक्यू में आएंगे। टी, कॉफी, टोबैको, स्पाइसेस, वेजिटेबल ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, फिश एंड फिश प्रिपरेशन, ये सब किस में आता है? एग्रीकल्चर और रिलाइड प्रोडक्ट्स में। फिर ओर्स एंड मिनरल्स, जिसमें आयन और माइका, माइका अब्रक बोलते हैं उसको, अब्रक जिसको बोलते हैं, वो खास करके आयन में यूज होती थी पहले, इलेक्ट्रिक आयन के अंदर। फिर मैंगनीज, फिर मैन्युफैक्चर गुड्स में गारमेंट, रेडीमेड, जूट प्रोडक्ट्स, फिर लेदर एंड फुटवेयर, एंड इसके बाद में हैंडीक्राफ्ट, केमिकल, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स। और पेट्रोलियम में तुम जानते हैं लाइक फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। अब ये प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म, कोई भी एक एक डेटा याद रहे तो ठीक है। अब देखिए इसमें कंक्लूजन पे जाते हैं कि शुरुआत में एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट 44% एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन अब 40 और मैन्युफैक्चर गुड्स 45%। बट देर आफ्टर डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चर गुड्स का जो शेयर है वो इंक्रीज होता गया।
जिसमें शेयर ऑफ एग्रीकल्चर में देखो फॉल इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। फिर 1961 से 2012-13 तक हम देख सकते हैं 44% से एग्रीकल्चर कम होके 14% हुआ, और बाद में 2018 में 11.8% हो गया। इसका मतलब शेयर एग्रीकल्चर का कम होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण एक तो अपनी कंट्री में कंजम्पशन बढ़ गया पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, और इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बढ़ना, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल गुड्स वो इंक्रीज हो गया। ड्यूरिंग 1960-61 to 2012-13, the share of manufactured goods increased from about 45% to about 65% और 71% 2018 में। और प्लानिंग पीरियड में शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स वो इंक्रीज हुआ है, यानी शेयर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के इंक्रीज हुए। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है वो एज अ होल इज मोर देन द कंबाइंड शेयर ऑफ अदर सेक्टर, बाकी सबका मिला के भी उससे ज़्यादा है। दस इट्स इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज इन आर एक्सपोर्ट। अब चेंजेस इन द कंपोजिशन और पैटर्न ऑफ इम्पोर्ट। फॉर्मली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर मेनली इम्पोर्टिंग कंज्यूमर गुड्स, इम्पोर्ट करते थे कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स को, खा फूड ग्रेन्स को, ड्रग्स, केमिकल, स्टेशनरी, ये सबको। लेकिन अब इम्पोर्ट का पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इसके इम्पोर्ट, पहले देखो प्री रिफॉर्म पीरियड के अंदर अपने देखते हैं कि फूड और लाइव एनिमल्स यहाँ पे 19 से लेकर 3%, अभी 3.2%। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स 77.2, उसकी डेटा बाद में अवेलेबल नहीं है पोस्ट रिफॉर्म के लिए। कैपिटल गुड्स धीमे धीमे कम होते जा रहा है। फ्यूल की बात करें बढ़ते जा रहा है। फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम होते जा रहा है। पेपर और प्रिंट पहले था ही नहीं, अभी 0.9 पर 2.1 से तो कम ही है ये। फिर अदर सेक्टर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं उसमें इंपोर्ट बढ़ा है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि फूड और एनिमल वो डिक्लाइन हो रहा है इंपोर्ट के अंदर। इसका मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन और सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता वो हमने कमाई है उसके अंदर। फिर during 1960-61 to 1980-81, the share of raw material in intermediate goods increased from about 47 to 77%. Thus, the share of raw materials in intermediate goods has increased continuously. Increase in demand for raw material in intermediate goods वो भी ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज और लिबरलाइजेशन। देखो दो कारण है, पहली बात तो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स का जो शेयर है ना वो इंक्रीज हुआ। एक तो रॉ मटेरियल की डिमांड हमारी इंडस्ट्री में बढ़ी, और साथ में हमने लिबरलाइजेशन किया, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखना हमने कम कर दिया। अप्स एंड डाउन कैपिटल गुड्स के अंदर भी देख सकते हैं अपने। दिस वॉज ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ आवर कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जो प्राइसेस के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं ना उसके कारण हमारे कैपिटल गुड्स के शेयर के अंदर भी अप एंड डाउन आते हैं। अब कैपिटल गुड का जो शेयर था ना वो 32% से 10% हुआ, बाद में 14% हुआ। तो प्लानिंग पीरियड के अंदर हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स उसका इंपोर्ट बढ़ा है, और कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट धीमे धीमे कम हो रहा है। इसका मतलब हमने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स का धीमे धीमे स्टार्ट कर दिया हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारी कंट्री का डेवलपिंग कंट्री होने की तरफ इशारा बता रहा है। अब देखो यहाँ बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल गुड्स हैज डिक्लाइन। तो इसी में आपको ए पॉइंट लिखना है क्वेश्चन 4 के अंदर है, और यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर सी इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर हमको बताना है, राइट। तो ये देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी में था। ये कॉलेज की जो कॉलेज से नोट्स है उसके अंदर से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। कंसेप्चुअल में आता है इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जिसमें एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज जिससे कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करे। लेकिन इकोनॉमी प्रोडक्शन, ट्रेड और सप्लाई ऑफ मनी किसी कंट्री के अंदर होती है वो इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में तीन तरह की इकोनॉमी, एक डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड है उसकी जगह पे हमने क्या देखा, हमने अंडर डेवलप्ड जो है उसकी जगह पे अपने डेवलपिंग, बैकवर्ड अब यूज नहीं करते अपने अंडर डेवलप या बैकवर्ड, हम क्या यूज करते हैं उसकी जगह पे अंडर डेवलप यूज करते हैं।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्या? तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ भी किया जाता है, वो जितना भी आउटपुट हम यूज करते हैं उसको मेजर करो तो ग्रोथ होता है। फिर डेवलपमेंट में वेलफेयर आता है। इसमें सिर्फ आउटपुट है, जबकि इसमें वेलफेयर है। बराबर। तो ये सब एमसीक्यूज है, इसलिए मैं अभी आपको इसके अंदर से आपको ये बना रहा हूँ मैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आता है नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम है रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक जीडीपी, एक एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी, ये सब जो है ना नेशनल इनकम के अलग अलग कंसेप्ट है। जिसमें जीडीपी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स बनते हैं फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर, उसको जीडीपी बोलते हैं। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन यानी कितने लोग वहां पे इनहिबिटिंग यानी रहते हैं किसी कंट्री के अंदर, या किसी सिटी के अंदर, या किसी एरिया के अंदर, या तो कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सब पॉपुलेशन बोला जाएगा। अब पर कैपिटा इनकम, इसको अपने पर हेड इनकम बोलेंगे। एक इंसान की इनकम जिसको अपने पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे नेशनल इनकम को, तो ये मिलेगा। जबकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ अ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू अ गिवन पॉपुलेशन, यानी हमारी एक आम आदमी को कि, कितना मटेरियल मिलता है, कितनी क्वालिटी का मटेरियल मिलता है। सर्विस और गुड्स दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। इट इज द डिग्री ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल कंफर्ट अवेलेबल टू अ पर्सन और कम्युनिटी, यानी आपके पास कितनी वेल्थ यानी कितनी संपत्ति है और कितना कंफर्ट आरामदायक जिंदगी है आपकी, वो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चीजें आती है, ये एमसीक्यू शायद आ सकता है। एक तो बेसिक एजुकेशन, फिर वेयर यू लिव, इसके बाद में जॉब आपका, एनुअल इनकम, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल इंसान जिंदा रहता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है वो, और मटेरियल गुड्स यानी जो फिजिकल गुड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो। अब लिटरेसी रेट किसको बोलेंगे? देखो ये ऊपर नीचे हो गया, ये पहला ऊपर है, दूसरा ऊपर है और पहला नीचे है, ये इस तरह से। लिटरेसी रेट का मतलब कि पॉपुलेशन में से कितने लोग पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो रीड और राइट और इवन सिग्नेचर कर सकते अपनी लैंग्वेज में, कम से कम एक लैंग्वेज में, जिसको रीजनल या तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज बोलते हैं। वर्नाक्यूलर यानी मतलब जो जगह पे रहते हैं ना उस जगह, जैसे गुजरात की भाषा गुजराती, तो उसको वर्नाक्यूलर बोलते हैं। अब गुजरात की जो बोली होती है ना वो भी अलग अलग, जैसे काठियावाड़ी, तो वर्नाक्यूलर हो गया। रीजनल गुजराती, वर्नाक्यूलर काठियावाड़ी। Unemployment occurs when a person who is actively searching for work but are unable to find it. अनएम्प्लॉयमेंट कब आता है? कि जब इंसान को काम की तलाश है लेकिन काम मिलता नहीं है उसको। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये तो मेरे ख्याल से अपने पैम्फलेट्स में भी है, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। अब जेकब वाइनर की डेफिनेशन ऑलरेडी पैम्फलेट में है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरे के पूरे उसके अंदर है। तो अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट में स्टार्ट करूंगा वो ये है, ड्यूअलिज्म भी हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑल फॉर्म्स, कैपिटलिज्म की बात करें, ऑल फॉर्म्स फैक्ट्री एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। ये किसके? प्राइवेट लोगों के, यानी मतलब मेरे आप जैसे लोग जिसको ओन करते हैं, सरकार ओन नहीं करती इसको, गवर्नमेंट की इसके अंदर कुछ भी इंटरफियरेंस यानी दखल अंदाजी नहीं होती है। दे आर फ्री टू यूज देम with a view to making profit and not to use them if it is so suits them। यानी मतलब जैसे चाहे ना वैसे उसको यूज किया जा सकता है, प्रॉफिट और नॉट, यानी मतलब प्रॉफिट कमाना हो नहीं कमाना हो, यूज करना हो ना यूज करना हो, उनकी मर्जी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम यानी किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब कौन, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा। तो चार बातें याद रखें, याद करवा रहा हूँ साथ में। अब जैसे जैसे इसको सुनोगे समझ में आता जाएगा कि इसमें प्रॉपर्टी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या तो फर्म्स की होती है, वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट कमाने के लिए उसको यूज करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब फ्री वर्किंग डिमांड और सप्लाई से किया जाएगा।
फिर फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, एक तो राइट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का हक मिलता है उनको। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यानी मतलब जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर जो चाहे वो खरीद सकता है। प्रॉफिट मोटिव से काम होता है। क्लास कन्फ्लिक्ट, इसमें अमीर और गरीब का झगड़ा, यानी मतलब उनके बीच में टकराव हमेशा चलता रहता है। और एंटरप्रेन्योर्स रोल, सबसे बड़ा रोल इसमें एंटरप्रेन्योर का, मतलब जो लोग मालिक है वो लोगों का सबसे बड़ा रोल। मैनेजर का रोल सबसे बड़ा इसके अंदर होता है। अब न्यू टेक्निक्स, सॉरी, ये अप एंड डाउन, कंट्रोल विद रिस्क, यहाँ कंट्रोल है लेकिन रिस्क भी है साथ में। फिर उसके बाद में कंपनसेशन, कॉम्पनसेशन यानी उसके अंदर जो रिटर्न वरतर जेने के भाई ये वर्तल में रहते कोना ऊपर डिपेंड करे, तुम्हारा परफॉर्मेंस ऊपर डिपेंड करे। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक इंसान बहुत गरीब है तो एक इंसान बहुत पैसे वाला है, यानी इनइक्वालिटी, असमानता। सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब सोशल ओनरशिप ऑफ मेंस प्रोडक्शन, मेंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोशल, यानी मतलब गवर्नमेंट के पास होते हैं। लेकिन बिसाइड सोशल ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, सोशलिज्म इम्प्लाइज सेवरल अदर थिंग्स। इसमें पहले तो इक्वालिटी, इनकम की इक्वालिटी होगी, इसमें समानता आवक की, और अपॉर्चुनिटी भी इक्वल सबके लिए। सोशलिज्म, हाँ देखो इसमें एम्प्लॉइज और लीडर्स वर्क एबिलिटी एंड इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर ऑल रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, यानी मतलब आपकी जाति क्या है, आपका क्लास अमीर गरीब कौन से में आते हैं। और इनहेरिटेड, यानी वारसे में आपको क्या मिला है। प्रिविलेज का मतलब होता है एडवांटेज। अब इसके फीचर्स, तो सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सबकी मालिकी है ये, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है, कोई खुद मालिक नहीं है किसी चीज का। इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी आवक की समानता बोलते हैं उसको। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग सरकार करेगी। सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, सबको सबको यानी मतलब सबका साथ साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और किसी को भी ऐसा नहीं कि कोई पिछड़ा पिछड़ा रह जाए। क्लासलेस सोसाइटी, क्लास है ही नहीं जैसे कि इसके अंदर। अब अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी और ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, मुझे मेरे ख्याल से इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी पहले आता है। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि इसमें प्राइवेट एंटरप्राइज भी साथ में है और पब्लिक एंटरप्राइज भी साथ में है, जिसमें कुछ जगह पे प्राइवेट एंटरप्राइज भी है तो कुछ जगह पे कंट्रोल वाला पब्लिक एंटरप्राइज भी है। राइट, अब इसके फीचर्स अगर आपने देखे, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर साथ में है। रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव, इसमें प्राइस भी नक्की होती है डिमांड से, और साथ में कई बार गवर्नमेंट भी इसको डिसाइड करती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर पे हमेशा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है पर पूरी तरह से नहीं। कंज्यूमर सोवरेनिटी टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कंज्यूमर को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, सरकार लेबर का भी प्रोटेक्शन करती है। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होती जाती है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली पे सरकार कंट्रोल लगाएगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मोनोपोली कम करेगी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ। अब ये लास्ट पॉइंट है, अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी और ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज के अंदर ऑल फॉर्म्स इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयज वर्क विदाउट a secure contract. It also includes self-employment in informal enterprises and comprises of employees in own account operates and unpaid family workers in इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस और पार्ट टाइम वर्कर्स। यानी ये किस में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती है और जिसमें कोई कमांड नहीं होता, कोई एक मालिक नहीं है जिसके हाथ के नीचे सबको काम करना, जिसकी बात सबको माननी हो। ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच पीछे काम नहीं करते, इनका सिक्योरिटी नहीं है काम का, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है। अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये बताया कि जिसमें 20 से ज्यादा या तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम ना करते हो, उसको अनऑर्गेनाइज बोलेंगे अपने। द वर्कर ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी स्टिपुलेशन, यानी कोई कानून से उसको रजिस्टर नहीं किया जाता, लाइक द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1948 एक्सेट्रा।
In India, workers in informal economy, as one of the small and marginal farmers, लैंडलेस एग्रीकल्चर्स, ये सब अनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, या तो फिर इनफॉर्मल, सॉरी, और अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी के अंदर होते हैं। बाकी सब इसको छोड़ के जो भी है वो सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। अब ये भी अपने देखते हैं शायद आगे। ये देखो, पब्लिक इकोनॉमी, द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इसको पब्लिक इकोनॉमी अपने बोलेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में गवर्नमेंट जिसकी मालिक हो, सेंट्रल, स्टेट या तो लोकल गवर्नमेंट जिसकी मालिक हो, जिसमें डिफेंस आता है, रेलवे, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक सर्विस जिसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर आता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो पब्लिक सेक्टर का है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और वो सबको डेवलपमेंट का मौका दे, ये होता है। और सोशल वेलफेयर, सबको यानी सेटिस्फेक्शन मिले, और साथ में की सेक्टर जो मेन सेक्टर है, जैसे आयरन एंड स्टील हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, इसी सेक्टर के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहे, ये देखा जाता है उसके अंदर। तो ये HDI जो है ना, उसके सम्स शायद पूछे, इन केस तो बता रहा हूँ। इसमें डायमेंशन इंडेक्स आता है, इसमें एक्चुअल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, ऊपर एक्चुअल में से मिनिमम, नीचे मैक्सिमम में से मिनिमम, सब में सेम करना है। अभी समझो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे 20 है, मैक्सिमम 85 है, बराबर। सबकी मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट दी है। अब उसके सामने आपके पास एक्चुअल वैल्यू भी है। अब एक्चुअल में से मिनिमम माइनस करूँ, मैक्सिमम में से मिनिमम, तो ये 0.74 डायमेंशन इंडेक्स आया। इसी तरह से दूसरा इंडेक्स, तीन चीजों का इंडेक्स निकालो, प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, आंसर आ गया। सब में एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये करना है। उसके बाद में जो आंसर आए, उस टोटल का, तीन आंसर का तीन चीजें होगी। देखो, HDI के अंदर तीन चीजें होती है, हम जानते हैं। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दूसरा एजुकेशन है, और तीसरा GNI, क्रॉस नेशनल इनकम। ये तीन चीजें होती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आपको इंडेक्स ढूंढने का, फिर एजुकेशन का इंडेक्स ढूंढने का, फिर GNI का इंडेक्स ढूंढने का, यही फॉर्मूला लगा के, एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये लगा के ढूंढना है। और इसके बाद में इन तीनों के आंसर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ये HDI आ गया। इसी तरह से PQLI है, सेम, राइट। तो आपको सम अगर इन केस पूछे जाए तो भी मैंने समझा दिया ये।